माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजीज, माइक्रो प्रोपोगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। माइक्रो प्रोपोगेशन पर इंग्लिश में मैं वीडियो दे चुका हूँ और इंग्लिश में पीपीटी भी आपके एलएमएस अकाउंट पे अपलोड है। लेकिन जैसा कि मैं हर एक वीडियो में ये कहता हूँ कि हमारे जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनके हितों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके हितों को ध्यान में रखकर हम हमेशा एक अलग पीपीटी तैयार करते हैं, उसका हिंदी रूपांतरण। जो हम इंग्लिश में वीडियो देते हैं, अक्षरशः उसका हिंदी रूपांतरण करके हम एक अलग पीपीटी तैयार करते हैं, जिससे हिंदी भाषी छात्रों के हितों का शोषण ना हो और वो आसानी से अपने पठन पाठन का कार्य किसी भी तरीके की बाध्यता के साथ कर सकें। तो सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीकी, माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजीज CP311 जो आपका कोर्स है, एलाइट कोर्स, उसमें टॉपिक है सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीकी। विषय है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन। मैं अंकुश शर्मा, सहायक प्राध्यापक कृषि संकाय। चलिए, तो एक दृष्टि में इसकी जो आउटलाइंस हैं, उन आउटलाइंस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि किन किन आउटलाइंस के अंतर्गत आपको सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में अध्ययन करना है। एक दृष्टि में इन चरणों में हमें अध्ययन करना है सूक्ष्म प्रवर्धन का। सर्वप्रथम सूक्ष्म प्रवर्धन की परिभाषा, उसका परिचय एवं अनुप्रयोग। फिर है सूक्ष्म प्रचार के चरण, चारों चरण की चित्रात्मक प्रस्तुति, सूक्ष्म प्रवर्धन के तरीकों का विवरण, अनुप्रयोग एवं लाभ का विवरण, सूक्ष्म प्रवर्धन की सीमाएं और स्रोत मतलब रेफरेंस। तो हम शुरू करते हैं अपनी प्रथम स्लाइड के साथ। प्रथम स्लाइड में है सूक्ष्म प्रवर्धन के तरीकों का विवरण। सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीकी प्रचार के तरीके के आधार पर 3 प्रकार की होती है। पहला, वेंजलैटिन या किनेटिन, जैसे साइटोकिनिन के साथ सूट से होने वाला प्रसार, साइटोकाइनिन के साथ सूट से होने वाला प्रसार। दूसरा, एक से अधिक एसिटिक एसिड के साथ विभेदीकृत ऊतक टिश्यू, डिफ्रेंशिएटेड प्लांट टिश्यूज। हिंदी यहाँ भी काफ़ी टफ है, कुछ ऐसे जो शब्द हैं टेक्निकल, कोशिश करना कि उनकी आप हिंदी ना लिखें, लेकिन आपको पूरी स्वच्छंदता है, पूरी स्वतंत्रता है कि आप पूरा हिंदी में एज इट इज़ अगर लिखेंगे, अक्षरशः लिखेंगे, तो हमें उसका मूल्यांकन सकारात्मक रूप में करना होगा। लेकिन मैं कुछ बिंदुओं को थोड़ा आपको बता रहा हूँ, जैसे विभेदीकृत, डिफ्रेंशिएशन कहना सरल होता है, विभेदीकृत कहना कठिन होता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। विभेदीकृत ऊतक टिश्यू, कैलस से कई सूट भेदभाव और अंत में कैलस से भ्रूण का विभेदन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। पहले के 2 तरीकों को ऑक्सिन की तरह इंडोल एसिटिक एसिड के साथ और इसके बाद नेप्थलेन एसिटिक एसिड के साथ रूटिंग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। आजकल सूट से प्रसार का तरीका सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। सूट से प्रसार का तरीका सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि बाद की 2 विधियां जेफरी वेरिएशन की संभावना को घटाती हैं। जेफरी वेरिएशन का मतलब होता है हमने किसी वैरायटीज़ के तना, जड़, पत्ती या किसी भी वायवीय भाग को लिया, तो उन 2, जैसे तना और पत्ती, वो जेफरी डिफ्रेंशिएशन वेरिएशन में आता है। तना और पत्ती के प्रति वेरिएशन, पत्ती और फूल के प्रति वेरिएशन, ये चीज़ें होती हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में
केवल अनुसंधान एवं प्रायोगिक कक्षों तक ही सीमित रह गया है। और ये सही बात है, अनुसंधान रिसर्च लैब और लेबोरेटरीज़ में ही सीमित रह गया है, क्योंकि फार्मर कंडीशन पर हम इसे अडॉप्ट करें तो ऐसी ऐसी टेक्निकल चीज़ों की आवश्यकता इसमें होती है कि हम कभी इसे निर्विघ्न रूप से इसकी पूरी प्रक्रिया को पर संचालित कर ही नहीं सकते। जिसके पीछे का प्रत्यक्ष कारण चीज़ों का नियंत्रित वातावरण में निर्जमीकृत पद्धति से करना हो गया है। आजकल का किसान या आजकल जो भी व्यक्ति धरातलीय परिप्रेक्ष्य में, जैसे फील्ड कंडीशन में या अपने आप घरों में, यदि माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन तरीकों को अपनाए तो सबसे पहला जो इशू आता है वो है आपका निर्जमीकृत, स्टरलाइज्ड, पूरी तरीके से किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के कारण और वो तकनीकी, वो पद्धति, वो इंस्ट्रूमेंट्स भी उपलब्ध नहीं हैं जो वांछनीय परिणामों को सिद्ध कर सकें। इसलिए जो माइक्रो प्रोपोगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन है, वो आपका रिसर्च लैब, लेबोरेटरीज तक ही सीमित रह गया है। द्वितीय स्लाइड को यदि हम देखें तो सूक्ष्म प्रवर्धन परिचय एवं अनुप्रयोग। सूक्ष्म प्रवर्धन आधुनिक पौधों के टिश्यू कल्चर के तरीकों का उपयोग करके कई संतानों के उत्पादन के लिए तेजी से बढ़ते स्टॉक प्लांट सामग्री का अभ्यास है। ये बात बिल्कुल सही है। सूक्ष्म प्रवर्धन आधुनिक पौधों के टिश्यू कल्चर के तरीकों का उपयोग करके कई संतानों के उत्पादन के लिए तेजी से बढ़ते स्टॉक प्लांट सामग्री का अभ्यास है। सूक्ष्म प्रवर्धन का उपयोग पौधों को उन लोगों के लिए गुणा करने के लिए किया जाता है जिन्हें पारंपरिक रूप से संशोधित किया गया है, या पारंपरिक पौधे प्रजनन विधियों के माध्यम से नस्ल किया गया है। प्रायः तृतीय बिंदु में हम देखते हैं कि इसका उपयोग स्टॉक संयंत्र से रोपण के लिए पर्याप्त संख्या में पौधे प्रदान करने के लिए किया जाता है जो बीज का उत्पादन नहीं करता है या वनस्पति प्रजनन के लिए अच्छी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्रविद फ्रेडरिक कैंपर्स स्टीवर्ड ने 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के प्रारंभ में माइक्रो प्रोपोगेशन अर्थात सूक्ष्म प्रवर्धन और पातक ऊतक संवर्धन का बीड़ा उठाया। यह बिंदु प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है और आपको इसे नोट करना चाहिए कहीं हाईलाइट करके कि कॉर्नेल विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्रविद फ्रेडरिक कैंपर्स स्टीवर्ड ने 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के प्रारंभ में सूक्ष्म प्रवर्धन और पातक ऊतक संवर्धन का बीड़ा उठाया और इन्हें ही सूक्ष्म प्रवर्धन और पातक ऊतक संवर्धन का जनक कहा जाता है। अब हम देखेंगे अनुप्रयोग, सूक्ष्म प्रवर्धन के अनुप्रयोग कौन कौन से। सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपोगेशन उच्च प्रकाश तीव्रता, नियंत्रित तापमान और एक परिभाषित पोषक माध्यम के इन विट्रो स्थितियों के तहत पौधों का तेजी से वानस्पतिक प्रसार है। इन विट्रो मतलब उसी कंडीशन में जहां आप हैं। इन विवो का मतलब ओपन कंडीशन में, फील्ड कंडीशन में। कंडीशंस क्या क्या हैं? प्रकाश की तीव्रता, वो भी उच्च स्तर की। नियंत्रित तापमान मतलब कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन। कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन तो आपका रूम कंडीशन पे ही होगा, ठीक है। और एक परिभाषित पोषक माध्यम, एक डेफिनेट न्यूट्रिएंट स्टेटस।
कि इन इनविट्रियो स्थिति के तहत पौधों का तेजी से वानस्पतिक प्रसार है। तकनीक को व्यावसायिक रूप से प्रचारित पौधों की प्रजातियों की पर्याप्त संख्या में लागू किया गया है। पौधों को यौन बीज की पीढ़ी के माध्यम से अलैंगिक वनस्पतिक भागों के गुणन के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। इसमें पौधों को यौन बीज की पीढ़ी के माध्यम से या अलैंगिक एसेक्सुअल वनस्पतिक भागों के गुणन मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। वनस्पत भागों के गुणन के माध्यम से अनैच्छिक प्रजनन कुछ पौधों के विभव प्रसार के लिए एकमात्र तरीका है, क्योंकि वे व्यवहार्य बीज का उत्पादन नहीं करते हैं। उदाहरण केला, अंगूर, अंजीर और गुलदाउदी, जो कि व्यवहार्य बीज का उत्पादन नहीं करते, उनका उदाहरण है केला, अंगूर, अंजीर और गुलदाउदी। अगली स्लाइड पर यदि हम जाएं तो सूक्ष्म प्रचार के चरण क्रमशः इसके 4 हैं। स्टेज 0 को पहला माना गया है, स्टेज 1 को दूसरा माना गया है, स्टेज 2 को तीसरा माना गया है और स्टेज 4 को 5वां माना गया है। तो इसके चरण हो गए 5। स्टेज 0 में हम देखें, यह माइक्रो प्रोपोगमेंटेशन का प्रारंभिक चरण है और इसमें नियंत्रित स्थितियों के तहत लगभग 3 महीने के लिए स्टॉक प्लांट का चयन और विकास शामिल है। मात्र 3 महीनों के लिए स्टॉक प्लांट का चयन करके इसका विकास किया जाता है। स्टेज प्रथम की बात करें तो इस चरण में एक उपयुक्त माध्यम में एक संस्कृत की दीक्षा और स्थापना प्राप्त की जाती है। उपयुक्त खोजकर्ताओं का चयन महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला विस्फोटक अंग है। शूट टिप्स और एक्सिलरी कलियां चुना हुआ एक्सप्लोरर सतह निष्फल करती हैं और उपयोग से पहले इसे धोया जाता है। और चुनी हुई कलियां एक्सप्लोरर सतह को निष्फल कर देती हैं। निर्जमीकृत होना भी आवश्यक है और किसी भी तरीके का कंटामिनेशन भी ना हो, छुआछूत। स्टेज सेकंड को यदि हम देखें, जो तृतीय है, यह इस चरण में एक परिभाषित संस्कृत माध्यम में माइक्रो प्रोपोगमेंटेशन की प्रमुख गतिविधि होती है। स्टेज द्वितीय में मुख्य रूप से अंकुर का गुणा या विस्फोटक से तेजी से भ्रूण का निर्माण किया जाता है। कृत्रिम पद्धति के द्वारा, विस्फोटक के द्वारा भ्रूण का निर्माण किया जाता है। 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट एक वृद्धि कक्ष का उपयोग किया जाता है। 2000 से 4000 लक्स प्रकाश की तीव्रता और 16 घंटे या इतने प्रकाश की अवधि इसके लिए वांछनीय होती है। तृतीय स्टेज को हमें करने के लिए इन पद्धतियों को हमने समझा। इसके बाद यदि हम बात करें तो है हमारा स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। ये हमने केवल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको लगाया है, अर्थात आप ये ना समझे कि इंग्लिश का प्रयोग है, अंग्रेजी साहित्य का प्रयोग है तो हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन कोई डायग्राम ऐसा नहीं था जिससे हम आपको समझा सकें। समझाना ये है कि स्टेजेस चारों जो हमने आपको बताई, आगे 2 और बताएंगे। उनमें प्रथम स्टेज पे हम इंट्रोडक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसेप्टिक कल्चर को करते हैं। दूसरे में मल्टीप्लिकेशन, गुणन होता है। तीसरे में जड़न और उसकी तैयारी करते हैं। चौथे में एक्लिमेशन का मतलब उसका अनुकूलन, बाहरी सतह पर उसका अनुकूलन, और उसको ट्रांसप्लांट मतलब प्रत्यारोपित करते हैं। पहली स्टेज का आप डायग्राम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें पूरी कंडीशंस लिखी हैं कि मस्ट बी डिसकंटामिनेटेड, किसी भी तरीके का उसमें कहीं से वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई का अवशेष मात्र न विद्यमान हो। डिटर्जेंट्स का हम प्रयोग कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स का हम प्रयोग कर सकते हैं, ब्लीच का प्रयोग कर सकते हैं और 70% एथेनॉल का भी प्रयोग कर सकते हैं डिसकंटामिनेटेड करने के लिए। मस्ट ग्रो विद शुगर फॉर एनर्जी सोर्सेस,
स्टेबलाइज्ड कल्चर ग्रोथ। इस डायग्राम को आप समझ लें। यदि हम दूसरे डायग्राम को देखें तो उस सतह पर सीधे हाथ पर दूसरी स्लाइड थी जिसमें प्लांट को हमने इनिशियल स्टेज पर उगाया ही था, और आज प्लांट काफ़ी बड़े होकर हमने एक ट्रे में रख लिए हैं। उन चतुर्थ पायदानों को फिर से दोहराया गया है। पहले पायदान पर फिर प्रारंभिक चरण है, ठीक है, एसेप्टिक कल्चर का हमने स्थापित किया। फिर दूसरे चरण में हमने उनका गुणन किया। तीसरे चरण में हमने फिर जड़न और उसकी प्रिपरेशन तैयारी की, और फिर अगले चरण में हमने जाके उसका अनुकूलन और प्रत्यारोपण किया। सूट प्रोडक्शन के लिए जो वांछनीय तत्व बताए गए हैं कि गोल इज टू स्टिमुलेट न्यू सूट्स फ्रॉम मेरिस्टेम 6 पर एक्सप्लांट, एडजस्ट हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन टू स्टिमुलेट सूट्स, कैन यूज न्यू सूट्स टू रेप्लिकेट सूट्स मल्टीप्लिकेशन, और कैन प्रोड्यूस कैलस। उपरोक्त बिंदुओं को समझने की आवश्यकता है। इन अंग्रेजी के बिंदुओं पर यदि आप गंभीरता से प्रकाश भी न डालें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले चरण की यदि हम बात करें, फिर भी सूट प्रोडक्शन हो रहा है। अब हमारे प्लांट्स को कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में एक पॉलीथीन में ढककर, ठीक है, उनके कंट्रोल ट्रांसफरेशन और एवापोरेशन को भी अपने हाथों में कंट्रोल करके रखा गया है। उपरोक्त चारों चरण वही हैं। उनकी इंट्रोडक्शन के साथ साथ उनका एस्टेब्लिशमेंट, दूसरे में उनका मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणन, तीसरे में फिर जड़न और उनकी तैयारी, और चौथे में फिर उनका अनुकूलन और प्रत्यारोपण। अगली हम बिंदु में देखें चरण तृतीय। चरण तृतीय जो है वो हमारा चौथा है, और चरण फोर्थ जो है वो हमारा पांचवा है। तो चरण तृतीय में, इस चरण में सूट में तेजी से विकास के लिए सूट को एक माध्यम में स्थानांतरित करना शामिल है। कभी कभी जड़ों को विकसित करने के लिए सूट को सीधे मिट्टी में लगाया जाता है। बड़ी संख्या में प्रजातियों को संभालने के साथ साथ शूटिंग की इनविट्रो रूटिंग को भी प्राथमिकता दी जाती है। यदि पंचम चरण की हम बात करें, जिसे चतुर्थ चरण कहा जाता है, इस चरण में मिट्टी में पौधों की स्थापना शामिल है। इस चरण के पौधों को प्रयोगशाला से ग्रीन हाउस के पर्यावरण में स्थानांतरित करके किया जाता है। कुछ पौधों की प्रजातियों के लिए चरण तृतीय को छोड़ दिया जाता है और बिना जड़ वाले चरण 2 के अंकुरवर्तन या उपयुक्त खाद के मिश्रण में लगाए जाते हैं। सारे चरणों की व्याख्या हो चुकी है। अब यदि हम अगली स्लाइड पर बात करें तो सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ। सूक्ष्म प्रवर्धन का उपयोग करके एक वर्ष में लाखों कॉलोनियों के उत्पादन के लिए कम मात्रा में प्लांट टिश्यू पर्याप्त होते हैं। पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके समान संख्या में पौधों का उत्पादन करने में बहुत समय लगेगा। सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीकी उन पौधों की प्रजातियों के लिए एक अच्छा विकल्प प्रदान करती है जो पारंपरिक थोक प्रसार की प्रथाओं के प्रतिरोध को दिखाते हैं। बड़े पैमाने पर प्रसार के लिए वानस्पतिक प्रसार की एक वैकल्पिक विधि सूक्ष्म प्रवर्धन के माध्यम से पेश की जाती है। बड़ी संख्या में पौधों का उत्पादन कम अवधि में किया जा सकता है। किसी भी विशेष किस्म का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा सकता है और नई किस्मों को विकसित करने का समय 50% तक कम हो जाता है। ये सबसे लाजवाब बिंदु है। नई किस्मों को विकसित करने का समय 50% तक कम हो जाता है। छोटे स्थानों पर बड़ी मात्रा में पौधों को बनाए रखा जा सकता है।
प्राय या लुप्त प्राय, जो भी बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियों और जर्मप्लाज्म के भंडारण को बचाने में भी मदद करता है। जो प्रजातियां आज अस्तित्व में नहीं हैं, जो खोने के कगार पर हैं, उनके जर्मप्लाज्म को स्टोर करके उन्हें लॉन्ग ड्यूरेबल तक सेव किया जा सकता है। एक दीर्घ अवधि के साथ हम उन्हें बचाए रख सकते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन विधि रोगों से मुक्त बनाती है, इसलिए इस तकनीक के माध्यम से मेरिस्टेम टिम संस्कृत का उपयोग करके रोग मुक्त किस्में भी प्राप्त की जा सकती हैं। रोग मुक्त किस्मों को विकास के लिए भी सूक्ष्म प्रवर्धन प्राय जिम्मेदार है। इन विट्रो शेयर का प्रसार वर्ष के किसी भी समय किया जा सकता है। इसके अलावा एक नर्सरी पूरे वर्ष फल, सजावटी और पेड़ की प्रजातियों का उत्पादन कर सकती है। पौधों की बढ़ी हुई पैदावार और फूलों की प्रजातियों में वृद्धि की दृढ़ता हासिल की जा सकती है। वृद्धि की दृढ़ता हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें सूक्ष्म प्रवर्धन की सीमाएं क्या क्या है। सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीकों के लिए गहन श्रम की आवश्यकता होती है और यह अक्सर उनके व्यावसायिक अनुप्रयोगों को सीमित करता है। स्वचालन से आवश्यक श्रम को कम किया जा सकता है। श्रम की आवश्यकता होती है इसमें, और यह अक्सर उनके व्यावसायिक अनुप्रयोगों को सीमित करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी चीज़ का हम व्यावसायिक तौर पर अगर कर रहे हैं तो वहाँ हमें श्रम की आवश्यकता होगी और ये श्रम को बढ़ाता है। स्वचालन यदि हम खुद किया जाए तो ये आवश्यक श्रम को वहाँ भी बढ़ाता है, क्योंकि हर एक चीज़ में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। हर एक चीज़ को कैसे उपलब्ध किया जाता है, ठीक है, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है कि हमने इस चीज़ को इस स्लाइड में रखा, इस चीज़ को यहाँ रखा, अब उसमें कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया या वायरस न लगा। एक हमारा खुद का ग्रोथ चैम्बर होता है, हमारा खुद का कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए बहुत से चैम्बर्स की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी कुछ सीमाएँ हैं और इसका वाणिज्यिक उपयोग यदि आप देखें तो रिसर्च सेंटर और लेबोरेटरीज तक ही सीमित है। आम आदमी इसके पहुँच से बहुत दूर है। ये कुछ चरण इसके दिखाए गए हैं कि कुछ चरण हैं कि किस चरण से किस चरण तक होता है। स्टेज फर्स्ट में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लांट है। स्टेज 2 में सूट का मल्टीप्लिकेशन है। पांचों चरण को बीकर के माध्यम से नामबद्ध किया गया है। स्टेज 3 रूटों में इनविट्रो रूटेड इन कल्चर 1 मंथ। तो हर एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनविट्रो क्या है, इन विवो क्या है, किस स्टेज पे हमने एक्लीमेटाइजेशन किया है, ठीक है, ग्रोथ पीरियड्स में कितने मंथ्स लगे, 1 ग्राम केन्स होता है, सी लेवल प्लांट्स क्या होता है। इन सब चीज़ों को चित्रात्मक प्रस्तुत के द्वारा आप समझ सकते हैं। इसका कहीं हिंदी डायग्राम नहीं मिला तो हम नहीं लगा सके, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि इस डायग्राम के माध्यम से उन अंग्रेजी शब्दों का हिंदी रूपांतरण करके हम आपको समझा सकते हैं। इसके साथ ये स्रोत हैं जिनका प्रयोग किया है हमने उपरोक्त पीपीटी को बनाने के लिए। और साथ ही साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद।